हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जेडी सेलिंगर की फेमस नॉवेल द कैचर इन द राई की समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में सेलिंगर ने हमें एक 16 साल के लड़के होल्डन कॉलफील्ड के बारे में बताया है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वो एक्सपीरियंस करता है कि कैसे उसकी मासूमियत खत्म होती जा रही है और वो भी बड़ों की तरह एक हिपोक्राइट बनता जा रहा है, एक पाखंडी बनता जा रहा है जो बोलता कुछ है और करता कुछ है, और इसीलिए उसे बड़ा नहीं होना और उसे अपनी मासूमियत को बचाकर रखना है, ऐसा वो इस नॉवेल में बता रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को समझते हैं। द कैचर इन द राई नॉवल बाय जेडी सेलिंगर वॉज पब्लिश्ड इन 1959। तो ये जो नॉवल थी वो 1959 में पब्लिश हुई थी। और जो नॉवल है वो 16 साल के लड़के होल्डन कॉलफील्ड की जिंदगी के 2 दिनों के बारे में है। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से होल्डन को स्कूल से निकाल दिया गया है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया, और वो डिsillusioned हो गया है। उसके आसपास की जो दुनिया है उससे वो निराश हो चुका है और इसीलिए वो सच्चाई की तलाश में भटक रहा होता है और बड़ों की दुनिया में मीनिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, एग्जॉस्टेड महसूस करता है, इमोशनली अनस्टेबल महसूस करता है और उसी इसीलिए उसे रिकवर होने के लिए एक तरह के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। तो ये जो टाइटल है द कैचर इन द राई, ये रॉबर्ट बर्न्स की पोएम के लिए एक रेफरेंस है। तो रॉबर्ट बर्न्स ने एक पोएम लिखी थी जिसका जो टाइटल था वो था कमिंग थ्रू द राई। तो इसका क्या मतलब है ये हम आगे समरी में समझेंगे। तो ये जो टाइटल है वो बेसिकली एक सिंबल है, नोवेल की थीम को दर्शा रहा है ये सिंबल। तो नोवेल का जो मेन नोवेल की जो मेन थीम है वो यही है, लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी कि कैसे बच्चों की जो मासूमियत है वो छिन जाती है, वो खत्म हो जाती है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। अब चले हम लोग इस नोवेल की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं और फिर एनालिसिस को भी समझेंगे। तो अ, हमें दिखाया जाता है एक सैनिटोरियम, यानी कि एक तरह का मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ पर जो कहानी का मेन किरदार है, कैरेक्टर है होल्डन, जो कि नरेटर भी है और स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी है, मेन कैरेक्टर भी है। वो अपने एडवेंचर्स के बारे में बताता है कि किस तरीके से क्रिसमस के पहले उसके साथ क्या-क्या हुआ। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो होल्डन है वो पेंसी प्रेप स्कूल से निकलता हुआ अपने हिस्ट्री टीचर स्पेंसर के घर जा रहा होता है ताकि वो बाय कह सके। इसीलिए क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। ही रिवील्स टू द रीडर दैट ही हैज बीन एक्सपेल्ड फॉर फेलिंग मोस्ट ऑफ द क्लासेस। ज्यादातर सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गया था और इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। आफ्टर ही विजिट स्पेंसर ही एनकाउंटर्स हिज रूममेट वार्ड स्ट्रैडलैटर। तो जब वो अपने हिस्ट्री टीचर स्पेंसर से मिलता है उसके बाद उसकी मुलाकात अपने रूममेट से होती है। यानी वो अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहा करता था, तो उसका जो रूममेट था जो उसके साथ रहता था वार्ड स्ट्रैडलैटर, वो उसे मिलता है और वार्ड कहता है कि तुम मेरे लिए एक ऐसे लिख दो इंग्लिश का, क्योंकि मैं एक डेट पे जा रहा हूँ। और वो डेट पे एक ऐसी लड़की के साथ जा रहा था जो होल्डन की बहुत लंबे समय से फ्रेंड थी। तो होल्डन इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक इंग्लिश का ऐसे लिख दूंगा। और वो बेसिकली अपने छोटे भाई एली के बेसबॉल ग्लव के बारे में एक ऐसे लिखता है। तो होल्डन का जो छोटा भाई होता है एली, काफी टाइम पहले उसकी ल्यूकेमिया से मौत हो गई थी। ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। तो जो एली था, होल्डन का छोटा भाई, वो मर चुका था और उसी के बेसबॉल ग्लोव के बारे में, हाथों में ग्लव्स जो पहने जाते हैं उस ग्लव के बारे में होल्डन ने उस ऐसे को लिखा था। बेसबॉल एक तरह का गेम है। तो जब स्ट्रैडलैटर वापस आता है, वो होल्डन से कहता है कि ये ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद होल्डन स्ट्रैडलैटर से पूछता है कि क्या तुमने अपनी डेट के साथ, जिसके साथ तुम गए थे डेट पे, उस लड़की के साथ क्या तुमने शारीरिक संबंध बनाया? ऐसा वो उससे पूछता है। लेकिन जब
स्ट्राइड लैटर कुछ कहने से मना कर देता है, तब होल्डन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो सोचता है कि वो क्रिसमस ब्रेक के लिए न्यूयॉर्क सिटी जाने वाला था, लेकिन वो कुछ दिन पहले ही चला जाएगा न्यूयॉर्क, ऐसा वो डिसाइड कर लेता है। तो जैसे वो न्यूयॉर्क पहुंचता है, वो तुरंत घर नहीं जा सकता था क्योंकि अभी तक उसके पेरेंट्स को पता नहीं था कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। और इसी वजह से वो एडमॉन्ट होटल का एक रूम किराए पर लेता है और फिर उस होटल के बहुत सारे कमरों में वो सेक्सुअली चार्ज सीन्स देखता है, यानी लोगों को संबंध बनाते हुए देखता है रूम्स की खिड़कियों से, और इस चीज़ का उसके मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ता है और फिर उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा होता है और इसीलिए वो लैवेंडर रूम, जो कि उस होटल का नाइट क्लब होता है, उसमें वो जाता है और वहाँ की कुछ औरतों से वो बातचीत करता है। उसके बाद फिर से एक दूसरे नाइट क्लब में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपने बड़े भाई की एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और फिर से होटल पहुँचता है जहाँ पे वो अपने लिए एक प्रोस्टिट्यूट ऑर्डर करता है। वो कहता है कि उसे एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए। तो जब वो प्रोस्टिट्यूट उसके रूम में आती है, तो वो कुछ करता नहीं है, बस वो उससे बातें करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी मासूमियत बरकरार रखना चाहता था, वो मेंटली एक बच्चा था। तो लेकिन उस प्रोस्टिट्यूट को ये पसंद नहीं आता और वो उसको पेट में पंच करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह हॉल्डन सैली हाइस, जो उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसको बुलाता है और वो लोग दिन एक साथ बिताते हैं, लेकिन होल्डन थोड़ा सा रूड होता है उसके साथ। वो एक रूड रिमार्क, यानी एक रूड बात कर देता है उसके साथ और इसीलिए जो सैली होती है वो रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद होल्डन अपने एक पहले के स्कूल मेट से, यानी स्कूल में वो जिसके साथ पढ़ा करता था, कार्ल लूस, उसके साथ वो मिलता है, उससे मिलता है और वो लोग एक बार में जाते हैं। लेकिन फिर से होल्डन जो है कुछ इमेच्योर कमेंट्स करता है, रूडली बात करता है, जिस वजह से लूस भी उसे छोड़कर चला जाता है। अब होल्डन जो है वो अकेला वहां बैठे बैठे खूब सारी शराब पी लेता है और उसके बाद फिर वो जब वहां से निकलता है तो वो सेंट्रल पार्क जाता है, लेकिन तब वहां पर ठंड बढ़ने लगती है और इसीलिए वो फाइनली अपनी फैमिली के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी वो अपने पेरेंट्स को फेस करने के लिए रेडी नहीं था। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। और वहां पर अपार्टमेंट में उसे 10 साल की अपनी छोटी बहन फियोब मिलती है। तो जो फियोब है वो सिर्फ 10 साल की एक छोटी सी बच्ची है और जब वो फियोब को बताता है कि कैसे उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, तो फियोब बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता, तुम ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। और इस टाइम पे होल्डन जो है वो अपनी बहन को बताता है कि वो क्या बनना चाहता है। जब फ्यो पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो बताता है होल्डन कि वो द कैचर इन द राई बनना चाहता है, यानी कि एक राई की फील्ड में। राई बेसिकली एक तरह का ग्रेन होता है, एक सीरियल होता है, जैसे गेहूं होता है या चावल होता है, उसकी तरह राई होता है। तो राई के खेत में वो एक कैचर बनना चाहता है, यानी जो भी बच्चे उस खेत में खेल रहे होंगे और खेलते खेलते अगर वो एक चट्टान से नीचे गिरने लगेंगे, पहाड़ी से नीचे गिरने लगेंगे, तो वो उनको पकड़ने का काम करेगा, कैचर बनेगा। तो वो कहता है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो गाना है, वो उसने एक छोटे से लड़के को गाते हुए सुना था। तो वो लड़का गा रहा था, इफ अ बॉडी कैच अ बॉडी कमिंग थ्रू द राई, कि अगर एक बॉडी राई के फील्ड से होते हुए पहाड़ से नीचे गिरने लगेगी, तो एक दूसरी बॉडी उसको पकड़ लेगी। तो फियोक कहती है कि गाना ऐसा नहीं है, द वर्ड्स आर इफ अ बॉडी मीट अ बॉडी कमिंग थ्रू अ राई। तो वो कहती है कि ये दो बॉडीज के मिलने की बात है, ना कि कैच करने की। तो वो कहती है कि ये जो पोयम है वो बेसिकली रॉबर्ट बर्न्स की है। तो रॉबर्ट रॉबर्ट बर्न्स, जो कि एक स्कॉटिश पोएट थे और वहाँ के नेशनल पोएट भी हैं ये, अ, उनकी ये पोयम का जिक्र होता है नॉवेल में। उसके बाद फिर वो लोग ये सुनते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो आ गए हैं और जो होल्डन है इसीलिए तुरंत वहां से निकल जाता है क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद वो अपने पहले की इंग्लिश टीचर मिस्टर एंटोलिनी से बात करता है, कॉल करता है वो, और मिस्टर एंटोलिनी कहते हैं कि तुम आ सकते हो, मेरे अपार्टमेंट में आकर रह सकते हो। फिर वो मिस्टर एंटोलिनी के अपार्टमेंट में पहुंचता है और वहां पर सो जाता है एंटोलिनी के काउच पर, सोफे पर। और जब वो उठता है तो देखता है कि जो एंटोलिनी है वो उसके
फोरहेड यानी कि उसके माथे को स्ट्रोक कर रहे हैं, उसके माथे पर अपना हाथ फेर रहे हैं। और होल्डन जो है इसका एक गलत मतलब निकाल लेता है, उसको लगता है कि एक सेक्सुअल एडवांस है, वो उससे कुछ दूसरा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो बहाना करके वहां से निकल जाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे अपनी पूरी रात निकालता है। उसके बाद जब वो जगता है तो वो तुरंत ही फियोब के स्कूल जाता है और वहां पर एक नोट छोड़ता है फियोब के लिए कि कैसे वो भागने वाला है घर छोड़कर, और इसीलिए वो कहता है कि तुम मुझसे आकर एक म्यूजियम में मिलना लंच टाइम पे। तो फियोब जो है एक बैग पैक करके आती है लंच टाइम में और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन होल्डन कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। और वो फियोब को एक जू ले जाता है, एक चिड़ियाघर ले जाता है, और वो देखता है कि फियोब एक अराउजल में एक बेसिकली एक गेम होता है जिसमें वो बैठकर राइड कर रही होती है फियोब उसको, और बारिश हो रही होती है। और ये दृश्य देखकर होल्डन बहुत खुश हो जाता है, एक्साइटेड महसूस करता है। और फियोब के बचपन में वो कहीं ना कहीं अपने बचपन को ढूंढने की कोशिश करता है, और यहीं पर ही जो फ्लैशबैक है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो होल्डन बता रहा होता है उस सैनिटोरियम से, उस मेंटल हॉस्पिटल से। तो यहीं पर जो नॉवेल है वो खत्म होती है, जहाँ पर होल्डन बताता है कि कैसे वो बीमार पड़ गया है, लेकिन फॉल सीजन में यानी कि जब पतझड़ का मौसम आएगा तो फिर से उसे एक नए स्कूल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसे ये पूरी जो चीज़ है वो पसंद नहीं आ रही है। तो यहीं पर नॉवेल एंड हो जाती है। अब चलिए हम लोग इस नॉवेल के एनालिसिस को समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है नॉवेल में। तो जो कैचर इन द राई है, जैसे मैंने आपको बताया, इस नॉवेल की जो मेन थीम है वो लॉस ऑफ इनोसेंस है। होल्डन वांट्स टू बी द कैचर इन द राई। तो वो होल्डन जो है वो राई के खेत का एक कैचर बनना चाहता है, समवन हु सेव्स चिल्ड्रन फ्रॉम फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ। एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को पहाड़ी से गिरने नहीं देगा, उन्हें पकड़ लेगा। तो ये जो पहाड़ी से गिरना है वो एक तरह का मेटाफर है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है फॉर एंटरिंग अडल्टहुड। तो बड़ों की दुनिया के लिए ये बात कही गई है, एक मेटाफर यूज किया गया है। फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, पहाड़ी से गिरने को अडल्टहुड कहा गया है, या अडल्टहुड को पहाड़ी से गिरना कहा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। एज होल्डन वॉचेस फियोब ऑन द carousel एंगेजिंग इन चाइल्ड लाइक बिहेवियर, ही इज ओवरकम विथ हैप्पीनेस। तो होल्डन जब फियोब को देखता है उस गाड़ी में या उस खेल में, कराउजल में बैठे हुए और बच्चों की तरह बिहेव करते हुए, तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इनफैक्ट वो उसे चिड़ियाघर इसीलिए ले गया था ताकि फियोब अपने चाइल्ड लाइक स्टेट को, अपनी इनोसेंस को, अपनी पवित्रता को बनाए रहे, और वो एक सक्सेसफुल कैचर इन द राय बन सके। यानी कि जो होल्डन है वो एक कैचर इन द राय बन सके, यानी कि बचपन को बचाने वाला बन सके, इसीलिए वो फियोब को जू ले गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम however, watching her and the other children on the carousel, he has also come to accept that he cannot save everyone। लेकिन वो समझ चुका है कि वो हर बच्चे को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि हर बच्चे को किसी ना किसी दिन बड़ा होना है और बड़ों की तरह हर कोई बिहेव करने लगेगा। तो होल्डन का जो नाम है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होल्डन को हम लोग होल्ड ऑन भी पढ़ सकते हैं, यानी पकड़ कर रखना, और कॉल फील्ड को सेपरेट कर सकते हैं कॉल और फील्ड वर्ड में। तो यहाँ पर जो कॉल वर्ड है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बच्चे के अराउंड। जब बच्चे अपने माँ की कोख में होते हैं, पेट में होते हैं, और वो बाहर आते हैं, तो उनके शरीर के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कॉल कहा जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो यहाँ पर उस कॉल वर्ड को जानबूझकर होल्डन के नाम के साथ जोड़ा गया है, ये दिखाने के लिए कि कि वो जो होल्डन है वो बच्चों का बचाने वाला बनना चाहता है। होल्डन डेस्परेटली वांट्स टू रिमेन ट्रू एंड इनोसेंट। तो होल्डन जो है वो सच्चा रहना चाहता है, इनोसेंट मासूम रहना चाहता है इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ फोनीज। तो वो जानता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो फोनीज, फेक लोगों से भरी पड़ी है। तो फोनीज वर्ड बहुत बार आता है नॉवल में, लेकिन फिर भी वो इनोसेंट रहना चाहता है। ही कंपेयर्स व्हाट ही परसीव्स एज द अनकरप्टेड इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन टू द हिपोक्रेसी ऑफ मेच्योरिटी। इसीलिए होल्डन कंपेयर करता है बच्चों की मासूमियत को लोगों के पाखंड से, लोगों की हिपोक्रेसी से। ही कंसिडर्स ऑलमोस्ट एवरी अडल्ट ही मीट्स टू बी अ फोनी। तो वो जितने अडल्ट से मिलता है उन सबको वो फोनी समझता है, और डरता है कि कहीं वो भी एक हिपोक्राइट फोनी ना बन जाए। तो हिपोक्राइट वो लोग होते हैं जो बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो जो बच्चे हैं वो उसके लिए एक प्योरिटी का सिंबल है।
और इसीलिए उसकी भी इच्छा है कि वो भी अपनी प्योरिटी बरकरार रख सके, इनोसेंस बरकरार रख सके। द लाइन अबाउट कैचर इन द राई इज टेकन फ्रॉम रॉबर्ट बर्न्स पोएम कमिंग थ्रू द राई। तो ये जो लाइन है कैचर इन द राई वो रॉबर्ट बर्न्स की पोएम से ली गई है। और यहाँ पर होल्डन जो है वो एनविजन कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि एक असली की राई की फील्ड है। राई मैंने आपको बताया गेहूं की तरह होता है, उसकी उसका खेत है, फील्ड है। और वो जो खेत है उसके चारों तरफ एक क्लिफ है, एक चट्टान है जहाँ से बच्चे गिर सकते हैं। तो जब फियोब होल्डन से पूछती है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि वो कैचर इन द राई बनना चाहता है, उस राई के खेत का कैचर बनना चाहता है, ताकि कोई भी बच्चा उस पहाड़ी से ना गिरे, अडल्ट ना बने। तो इस तरह का इंसान वो बनना चाहता है। सो यहीं पर जो एनालिसिस है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।